न्यूजीलैंड एक ऐसा देश जो अमेरिका और ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्षों के लिए भी अपना कूटनीतिक प्रोटोकॉल नहीं तोड़ता है, तो फिर ऐसा क्या हुआ है कि वहां के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन रात के अंधेरे में कड़ाके की ठंड के बीच में खुद टारमैक के ऊपर जाकर के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले लगाने के लिए पहुंच गए। क्या ये सिर्फ एक कूटनीतिक शिष्टाचार था या इसके पीछे न्यूजीलैंड की कोई ऐसी डरावनी मजबूरी जिसने उन्हें भारत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है? इंडोनेशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया और अब न्यूजीलैंड। ड्रैगन के गले में मोदी का ये कैसा फंदा है जो लगातार कसता जा रहा है? क्या ये सिर्फ एक विदेश यात्रा है या दक्षिण चीन सागर के अंदर चाइना की नेवी को हमेशा के लिए लॉक करने का वो मास्टर प्लान जिसका आज तक किसी ने बंदोबस्त नहीं किया था? और सबसे बड़ा सवाल, पहले ही दिन न्यूजीलैंड ने भारत के 57% उत्पादों पर टैक्स जीरो क्यों कर दिया है? आखिर एक विकसित देश भारत के आगे अपनी इकोनॉमी के दरवाजे इस तरह से क्यों खोल रहा है? क्या डेयरी और व्यापार के इस समझौते की आड़ में कोई ऐसी सीक्रेट डील हो रही है जिसने चाइना और पाकिस्तान की नींदों को हमेशा के लिए उड़ा करके रख दिया है? दोस्तों, जुलाई का ये सप्ताह भारतीय कूटनीति और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के इतिहास का वो स्वर्णिम पन्ना है जिसे पूरी दुनिया बड़े ध्यान से पढ़ रही है। दोस्तों, पूरे 40 साल, जी हां, 40 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड की धरती पर उतरा है। आखिर बार 1986 के अंदर ऐसा हुआ था, लेकिन दोस्तों इस बार 10 जुलाई की रात को जब प्रधानमंत्री मोदी का विशेष विमान इंडिया वन ऑकलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टारमैक के ऊपर उतरा, तो वो सिर्फ एक राष्ट्राध्यक्ष की एंट्री नहीं थी, ये दुनिया के लिए एक बहुत साफ मैसेज था कि ग्लोबल पावर की कुर्सी पर अब कौन बैठ रहा है। आमतौर पर जब कोई विदेशी नेता न्यूजीलैंड जाता है तो उनके सख्त प्रोटोकॉल के तहत वहां का कोई वरिष्ठ मंत्री या गवर्नर जनरल एयरपोर्ट पर औपचारिकताएं पूरी करता है, लेकिन रात के अंधेरे में प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और उनके वरिष्ठ मंत्री मार्क मिशेल का खुद वहां मौजूद होना और रेड कारपेट पर मोदी का ये गले लगाना, ये कोई आम बात नहीं है। दोस्तों, ये पर्सनल डिप्लोमेसी का वो लेवल है जहां न्यूजीलैंड भारत को अपनी सबसे बड़ी जरूरत मान चुका है। लक्सन जानते हैं कि मोदी के साथ में इस व्यक्तिगत केमिस्ट्री से न सिर्फ द्विपक्षीय रिश्ते मजबूत होंगे, बल्कि इसका सीधा फायदा उन्हें अपने देश की राजनीति के अंदर भी मिलेगा। लेकिन दोस्तों, असली खेल यहीं से शुरू होता है। आप जरा इस दौरे के अंदरूनी ढांचे को ध्यान से देख लीजिए। मोदी जब भी किसी विदेशी दौरे पर जाते हैं तो उनके साथ में विदेश मंत्री एस जयशंकर का होना तैसा माना जाता है। वो भारत की सॉफ्ट पावर और डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा चेहरा हैं। लेकिन न्यूजीलैंड के इस इतने बड़े और ऐतिहासिक दौरे से जयशंकर अचानक से गायब क्यों हैं? उनकी जगह इस बार पूरा मोर्चा अकेले भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी कि अजीत डोभाल ने क्यों संभाल लिया है? ये वो दोस्तों सवाल है जो इस पूरी यात्रा को एक रहस्यमयी थ्रिलर के अंदर कन्वर्ट कर दे रहा है। आखिर प्रशांत महासागर में चाइना के खिलाफ ऐसा कौन सा खौफनाक ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है जिसे सिर्फ एक स्पाई मास्टर ही अंजाम दे सकता था? और दोस्तों, यही वो पॉइंट है जिसे समझना बेहद जरूरी है। न्यूजीलैंड सिर्फ एक छोटा सा खूबसूरत देश नहीं है, वो फाइव आइज अलायंस का एक अहम किरदार है। फाइव आइज यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का वो दुनिया का सबसे ताकतवर और खुफिया इंटेलिजेंस नेटवर्क जिसकी नजर से इस दुनिया में कुछ भी नहीं छिपता है। अब दोस्तों जरा याद कीजिए कनाडा को। दोस्तों, कनाडा भी इसी फाइव आइज का हिस्सा है जिसके साथ में कुछ वक्त पहले भारत की एक बहुत ही आक्रामक और कूटनीतिक जंग चल रही थी। और दोस्तों, अब उसी वक्त भारत उसी फाइव आइज के दो दूसरे मेंबर्स, एक ऑस्ट्रेलिया और दूसरे न्यूजीलैंड के साथ में अंदर खाने सबसे बड़ी रणनीतिक डील कर रहा है। क्या अजीत डोभाल न्यूजीलैंड की धरती से कनाडा और खालिस्तानी आतंकियों का कोई फाइनल एनकाउंटर प्लान कर रहे हैं? दोस्तों, डोभाल का वहां होना सिर्फ ट्रेड नहीं बल्कि इस खुफिया नेटवर्क के साथ में उस
बैक चैनल वार्ता का हिस्सा है, जहां भारत विरोधी ताकतों और चरमपंथियों के ऊपर नकेल कसने की एक अचूक रणनीति बनाई जा रही है। अब दोस्तों सवाल यह है कि ऐसा अचानक क्यों हुआ है? न्यूजीलैंड को भारत की इतनी ज्यादा सख्त जरूरत क्यों आन पड़ गई है कि उसने अपने सारे दरवाजे खोल दिए हैं? तो दोस्तों इसका जवाब आपको आगे हैरान करने वाला है। दोस्तों दशकों से न्यूजीलैंड अपनी इकोनॉमी, खास करके अपने डेयरी उत्पाद, लकड़ी, मीट और वाइन के एक्सपोर्ट के लिए पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हुआ करता था। लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर चाइना के आक्रामक रवैये, ताइवान को लेकर के बढ़ते तनाव और बदलती ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिनेरियो ने न्यूजीलैंड को अंदर तक डरा दिया है। उन्हें समझ में आ गया है कि चाइना के भरोसे अपनी अर्थव्यवस्था छोड़ना एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल ट्रैप है। उन्हें अपने सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना था। उन्हें एक ऐसा विशाल, स्थिर और लोकतांत्रिक बाजार चाहिए था जो बिना किसी शर्त के चाइना की जगह ले सके। और दोस्तों 1.4 अरब से ज्यादा की आबादी वाले और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी भारत से बेहतर विकल्प और क्या हो सकते हैं? और इसलिए दोस्तों जो न्यूजीलैंड कभी अपने बाजार खोलने में 100 बार सोचा करता था, उसने एक ही झटके में ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत भारत के 57% उत्पादों के ऊपर आयात शुल्क शून्य कर दिया है, जीरो कर दिया है। ये सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले टाइम के अंदर न्यूजीलैंड से भारत आने वाले 95% उत्पादों पर से टैरिफ पूरी तरह से हटा लिया जाएगा। इसके बदले में भारत का आईटी सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर उत्पाद अब बिना किसी रुकावट के न्यूजीलैंड के बाजारों के अंदर बिकेंगे। दोस्तों लक्समबर्ग सरकार ने इसे अपनी इकोनॉमी के लिए एक गेम चेंजर करार दिया है। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसने चाइना के आर्थिक एकाधिकार को तोड़ करके दोनों देशों की इकोनॉमीज को एक मजबूत चेन के अंदर बांध दिया है। लेकिन दोस्तों कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ऑकलैंड का स्पार्क एरिना, न्यूजीलैंड के इतिहास में किसी विदेशी नेता के लिए ऐसी सिक्योरिटी और ऐसा क्रेज शायद ही पहले कभी देखा गया हो। 12,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ अंदर मौजूद है और बाहर हजारों लोग इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों इस मेगा इवेंट का नाम है कियाओरा मोदी, जिसका माओरी भाषा के अंदर अर्थ है नमस्ते मोदी। न्यूजीलैंड की 50 लाख की कुल आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 3 लाख लोग भारतीय मूल के हैं। ये वो लोग हैं जो आज न्यूजीलैंड की हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स, आईटी, एजुकेशन और पूरी इकोनॉमी की असली बैकबोन बन चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के मामले में भी चाइना के बाद में सबसे ज्यादा छात्र भारत से आते हैं, जो न्यूजीलैंड में अरबों डॉलर का योगदान देते हैं। वहां के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन को ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है। दोस्तों लक्सन का स्पार्क एरिना के अंदर मोदी के साथ में मंच साझा करना कोई इत्तेफाक नहीं है। लक्सन जानते हैं कि इन 3 लाख भारतीयों की ताकत का रिमोट कंट्रोल अब सीधे मोदी के हाथ में है। मोदी के साथ में मंच पर खड़ा होना उनके लिए घरेलू राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति दोनों मोर्चों पर एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। दोस्तों इस दौरे को आप सिर्फ एक देश के चश्मे से नहीं देख सकते हैं। न्यूजीलैंड पहुंचने से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में जो कूटनीतिक नींव रखी है, उसका सीधा असर ऑकलैंड की इन सीक्रेट और ओपन मीटिंग्स पर जरूर पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मोदी ने प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ में 2009 के पुराने रक्षा समझौते को खत्म करके एक नया बेहद आक्रामक डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन डिक्लेरेशन साइन किया है। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम के लिए ऑस्ट्रेलियाई यूरेनियम के निर्यात का रास्ता भी पूरी तरीके से साफ हो गया है। वहीं दोस्तों इंडोनेशिया से लेकर के ऑस्ट्रेलिया और अब न्यूजीलैंड तक एक पूरी मिलिट्री और इकोनॉमिक आर्क तैयार हो गई है। भारत को प्रशांत महासागर में अपने ट्रेड रूट सुरक्षित रखने हैं और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करते हुए चाइना की नेवी को उसी के आंगन के अंदर काउंटर करना है। भारत आज सिर्फ अपने पड़ोस तक सीमित नहीं है, बल्कि वो इंडो पैसिफिक का निर्विवाद नेता बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ चुका है। भारत के लिए भी न्यूजीलैंड कोई छोटा मोहरा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है।
क्लीन एनर्जी से लेकर के एग्रीटेक तक न्यूजीलैंड की विशेषज्ञता दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। भारत को अपने नेट जीरो उत्सर्जन के टारगेट को अचीव करने के लिए न्यूजीलैंड की टेक्नोलॉजी चाहिए। दोस्तों, भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर को एडवांस बनाने और फूड प्रोसेसिंग के अंदर न्यूजीलैंड का मॉडल बहुत काम आने वाला है। इसके अलावा भारत 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी की बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है। न्यूजीलैंड का स्पोर्टिंग इकोसिस्टम और खेल प्रबंधन विश्व स्तरीय है, जिससे भारत इस दौरे के जरिए बहुत कुछ सीखने वाला है। दोस्तों, क्रिकेट और रग्बी के जरिए एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी का ऐसा जाल बुना जा रहा है जो दोनों देशों को हमेशा के लिए एक कर देगा। अब दोस्तों, आप सोचिए और बताइए आपकी राय इस मामले में क्या है, और आप क्या सोचते हैं कि मोदी ने पहले इंडोनेशिया में एक बहुत बड़ा गेम सेट किया, चाइना के पूरे रास्ते बंद कर दिए, उसके बाद में मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे और एनर्जी का वहां से एक रास्ता खोल दिया, और अब न्यूजीलैंड यानी कि उस सदर्न पोस्ट पर पहुंच चुके हैं जहां से चाइना की सांसें बंद करने और उसकी गर्दन दबोचने का फाइनल हथियार अपने हाथ में लेने वाले हैं। आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट के जरिए जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों।